वेलकम टू एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस फ्रेंड्स। मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, राजनीतिक व्यवस्था। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूपीएससी मेंस, जेपीएससी मेंस और तमाम तरह के पीसीएस एग्जामिनेशन के मेंस के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, आज मैं पॉलिटी में प्रस्तावना से शुरुआत करने जा रहा हूं और प्रस्तावना के ऊपर कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स आएंगे आगे, जिनमें मैं आपको यूपीएससी से लेकर के जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इन सभी पीसीएस में आने वाले क्वेश्चंस, एसएससी में आने वाले क्वेश्चंस, रेलवे, जेई में तमाम तरह के वनडे एग्जाम्स में भी आने वाले क्वेश्चंस के एमसीक्यू को डील करूंगा। प्लस यूपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग को फोकस करते हुए, जेपीएससी के आंसर राइटिंग को फोकस करते हुए पूरी एक एक क्वेश्चन को, पिछले 15 वर्षों के क्वेश्चन को डिटेल बारीकी में मैं अपने आगामी लेक्चर्स में के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है, यह प्रस्तावना के ऊपर केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। महज मैं इसमें एक परिचय और खाका तैयार करूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहें और आगे इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम में कितना क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग टू द पॉइंट स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर सिलेबस के साथ पढ़ेंगे और एक खाका तैयार करेंगे दोस्तों। तो लेक्चर के शुरुआत से पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप केवल इसे एक कथा की तरह न सुने, बल्कि कॉपी और पेन के साथ, एक नोट बुक के साथ बैठे और काफ़ी सीरियस तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं रिपीट करूंगा और आप भी थोड़ी सी तन्मयता के साथ जुड़ेंगे। कॉपी और पेन के साथ जुड़ने से का लाभ यह है दोस्तों कि आज जो आप इस लेक्चर को सुनेंगे उसे आप कॉपी में नोट्स के माध्यम से बनाएंगे भी, ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। मैं इस टॉपिक को माइंड मैप्स के सहायता से भी आपको बताऊंगा, ताकि क्विक रिवीजन किस प्रकार करेंगे। जैसे एग्ज़ाम के समय आप तुरंत पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उसका सिनेप्सिस बना करके रखेंगे और उसका एक माइंड मैप तैयार करके रखेंगे, ताकि रिवीजन के वक्त हमें काफ़ी आसानी होगी। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का परिचय पत्र, ऐसा एन.ए. पालकीवाला जी ने कहा था। और प्रस्तावना को पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यह है कि दोस्तों, कि आप एक लाइनिंग की तरह मैप बना लें। लाइन जैसे मैंने बनाया है, तो हम इसे 3 भाग में विभाजित करके प्रस्तावना में जुड़े हुए सभी शब्दों और अक्षरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप एनसीईआरटी के पुस्तकों में विशेषकर देखे होंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक में पहले पाठ में प्रस्तावना दिया होता है। तो आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे दिनचर्या के अध्यापन कार्यों में भी प्रस्तावना का बहुत ही महत्व है। तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक खाका है, एक परिचय है। मतलब भारतीय निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने जो माइंडसेट के साथ संविधान की रचना की थी, उसका एक संक्षेप में परिचय है। तो अब देखते हैं हम, आप इसी प्रकार बिल्कुल प्रस्तावना लिखेंगे। 3 भाग में स्रोत लिखें, स्वरूप लिखें, उद्देश्य लिखें, और मैं इन सभी पॉइंट्स को आगे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो प्रस्तावना हमारा टॉपिक है और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन एक निर्वाचित प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर हम लोग 13 दिसंबर को एक बैठते हैं पुनः, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा उस उद्देश्य प्रस्ताव में? कि भारत का संविधान जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वह भारतीयों के अनुरूप हो, और उस संविधान में भारतीय समाज के लिए, भारतीय समाज में निहित मूल आदर्शों को संजोते हुए कि भारत का संविधान किस प्रकार का बनना चाहिए, एक उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा। एक लक्ष्य रखा कि हमें संविधान का निर्माण करना है, जिसका जिम्मेदारी संविधान सभा को दिया गया था। तो दोस्तों, आप यहाँ से समझे होंगे कि प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव का एक उद्देश्य था, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो वास्तव में क्या होने जा रहा था कि भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को प्रस्तावना के माध्यम से संजोने का एक प्रयास किया जा रहा था, एक संक्षेप में परिचय की तरह दिया जा रहा था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में एक संकल्प रखा, जिसका उद्देश्य था भारतीय समाज में किस प्रकार एक संविधान का निर्माण किया जाए जो भारतीयों के अनुरूप हो, और एक कल्याणकारी राष्ट्र के निर्माण में जिन आवश्यक मूलभूत तत्व होते हैं उन तत्वों को संयोजित किया जाए। संविधान निर्माण में आप जानते हैं दोस्तों, हमने अनेक देशों के संविधान को पढ़ा, समझा, उनसे सभी अच्छी अच्छी बातों को लिया, और एक इसका हमेशा एक तर्क दिया जाता है कि भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। हमने उन विदेशी स्रोतों का अध्ययन तो किया, साथ में भारतीय समाज की आवश्यकताओं को भी जाना,
ज़रूरतों को समझा, लक्ष्यों को समझा, क्या क्या परेशानियां थी, भारत की विविधता को समझते हुए हमने अपने अनुरूप उन तथ्यों को समावित किया गया। तो दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका वह पहला देश है जो प्रस्तावना और संविधान का लाया था। तो प्रस्तावना के बारे में हम लोग आगे चलते हुए देखते हैं। आप व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देंगे और कुछ कुछ चीज़ों को अपने नोटबुक में लिखेंगे। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, खैर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रस्तावना का जो विचार है दोस्तों, ये सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका यानी सीधा सीधी आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या अमेरिका लिख लें कि सबसे पहले प्रस्तावना का जो विचार है कि किस कंट्री में आया था, ये आया था, आपका विचार आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं लिख देता हूँ, आप इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन निरंतर पूछा जाता है कि विचार किस कंट्री से लिया गया था। मतलब भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो हमने अंगीकृत किया, इसका सर्वप्रथम विचार कहाँ से लिया गया था? ये विचार दिया गया था अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जो है दोस्तों, वो लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की भाषा क्या है, कहाँ से लिया गया था? वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो आप इसको बिल्कुल लिख लेंगे। कई बार रेलवे एसएससीज में ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस तरह से ही पूछा जाता है और ऑप्शन में कुछ लोग गलती कराते हैं। तो मैं यहाँ आपको इसलिए इस पर इम्फेसिस करने के लिए कह रहा हूँ कि प्रस्तावना की विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। फिर मैं आगे देखूंगा, आगे बतलाऊंगा आपको कि किस प्रकार और इन चीज़ों का हम लोग आगे बढ़े। तो उसी समय एक और छोटा सा ये कालक्रम है, मैंने क्रोनोलॉजी की चीज़ों को समझाने का कोशिश किया है। तो आप एक और पॉइंट लिख लेंगे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा डॉक्टर पिंगली वेंकैया ने जिसे डिज़ाइन किया था, हमारा राष्ट्र ध्वज जो है जिसमें सफ़ेद, केसरिया, हरा रंग और बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है, इसका डिजाइन श्रीमान पिंगली वेंकैया जी ने किया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त को उसी तिरंगे ध्वज को आधिकारिक मान्यता दी गई, यानी ऑफिशियली वो हमारा ध्वज जो है राष्ट्र ध्वज माना गया। खैर, हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम प्रस्तावना के बारे में पुनः आते हैं। तो प्रस्तावना को हम 3 भाग में पढ़ेंगे दोस्तों। स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला आप इस प्रकार बना लें और आप देखते जाइए बोर्ड पर। स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना के स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है दोस्तों? स्रोत मतलब शक्ति का स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत है, आप जैसे देखते होंगे प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो शक्ति का स्रोत है क्या? हम भारत के लोग। इसमें भारत के लोगों के बारे में कहा गया है, ना कि विदेशी नागरिकों के बारे में। तो आप पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियरली समझते चलेंगे, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, इस तरह से सवालों को बनाती है कि आपके माइंड में स्लाइट कन्फ्यूजन दे, ज़्यादा भी कन्फ्यूजन नहीं, स्लाइट कन्फ्यूजन दे, ताकि आप, और उनके ऑप्शंस को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि लोग वहाँ पर फंसने की संभावना रहती है और ज़्यादातर पहले, दूसरे, तीसरे ऑप्शन को पढ़ करके लोग निकल जाते हैं, चौथे ऑप्शन में या किसी और अन्य ऑप्शन में इसका विकल्प मौजूद होता है। तो आप समझेंगे शक्ति का स्रोत क्या है। शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। जैसे आप पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि प्रस्तावना की लाइंस जो है स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो स्रोत क्या हुआ? भारत के लोग, यानी क्या? यानी जनता। तो आप इसमें से यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भाग है और उस भाग में हम लोग इसे 3 भागों में विभाजित करके पढ़ने जा रहे हैं। स्रोत में लिखेंगे हम भारत के लोग, यानी भारतीय जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। यानी कि ये जो संविधान है या जो हमारा देश का सर्वोच्च कानून है, इसमें शक्ति कहाँ से मिलती है दोस्तों? इसमें शक्ति मिलती है लोगों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा। यानी भारतीय जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है। मतलब हम लोग पावर कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये शक्ति, ये अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? ये अथॉरिटी हमें जनता ने दिया है। तो आप लिखेंगे भारत के लोग, भारत की जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। फिर भारतीय संविधान के स्वरूप को हम समझेंगे। प्रस्तावना में इन शब्दों का जो जोड़ा गया है वो एक परिचय देता है। किसका परिचय देता है? संविधान का परिचय देता है। तो हम स्वरूप में इन 5 मुख्य बिंदुओं को याद रखेंगे जो कि प्रस्तावना में दी गई है। अच्छा दोस्तों, आप इसे इन्हीं क्रोनोलॉजिकली, इसी क्रमवार याद रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी में आजकल एसएससी में भी ये सवाल आ रहे हैं कि प्रस्तावना में दी गई ये शब्द किस ऑर्डर में है, किस
नंबर में है, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, एक लाइन दे दिया जाता है। मैं सभी आपको आगे चल करके उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा। खैर अभी आप यहाँ से ध्यान बनाए रखेंगे। तो स्वरूप क्या है? स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शासन और गणराज्य। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रस्तावना में दी गई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। तो आप यहीं अगर आपकी कॉपी में जगह होगी तो आप लिख लेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अर्थ है दोस्तों कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। वह किसी का डोमिनियन नहीं है, वह किसी का गुलाम नहीं है, वह किसी से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में, शॉर्ट में लिख देता हूँ, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। वह किसी का डोमिनियन नहीं है। डोमिनियन का अर्थ हुआ कि गुलाम नहीं है, एक पूर्ण स्टेट की तरह है। आंतरिक बाह्य मामलों में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। चालू कीजिए। तो दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि एक बार अंग्रेजों ने भारत को एक ऑफर दिया था कि आप स्वतंत्र हो जाइए, आप डोमिनियन स्टेट बने रहिए। डोमिनियन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि आप स्वतंत्र तो होंगे, आपकी सभी चीज़ें, रक्षा, व्यवसाय, सभी चीज़ें आप करेंगे अपने अनुसार, अपने देश के अनुसार। आपका एक झंडा होगा, आपका एक संविधान होगा, बस आप चलाएंगे शासन ब्रिटेन की महारानी के अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं कि भारत ने संपूर्ण, ये आप गौर करेंगे, संपूर्ण शब्द को गौर करेंगे कि भारत ने डोमिनियन स्टेट को नकारा। तो भारत को एक बार ऑफर दिया गया था कि आप हमारा डोमिनियन बने रहें, पर भारतीय समाजविदों ने, क्रांतिकारियों ने ये मांग रखी कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और हम इससे कम कुछ भी नहीं लेंगे, यानी कि हम संपूर्ण रूप से आज़ादी चाहते हैं और हम अपना एक संविधान बनाएंगे। तो भारत ने क्या किया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता हासिल की, अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, और वह किसी का डोमिनियन नहीं है। भारत किसी का भी डोमिनियन नहीं है। देखते होंगे आप, जापान एक डोमिनियन स्टेट है, बैंकॉक, हांगकांग जो है वह एक डोमिनियन की तरह कार्य कर रहा है। हालांकि हम इस पर नहीं जाते हैं, हम इस पर आते हैं कि भारत ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को ही क्यों चुना। क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र का एक चरित्र होता है कि जब तक वह अपने वर्तमान भावी निर्णयों को सही तरीके से नहीं लेगा, तब तक वह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ख्याति प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए हमने स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्नता पर विशेष बल दिया और इम्फेसिस करके इन पॉइंट्स को अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखा, और ये हमारे संविधान का पूर्ण तरह परिचय भी है। और मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूल ढांचा में भी आता है। उन चीज़ों को हम अपने आने वाले 5-6 लेक्चर्स के बाद देखेंगे, जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर नज़र बनाएं और अपने कॉपी पर इस चीज़ को लिखें। तो एक आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ कि कश्मीर विवाद में हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के द्वारा हमें मध्यस्थता ऑफर की गई, मेडिएशन ऑफर की गई कि भारत और पाकिस्तान बैठ करके बात करें। कभी बार आपने सुना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फलाना घोषणा की कि हम आपके बीच में मध्यस्थता करेंगे, आपके वाद को सुलझाएंगे। लेकिन यह भारतीय संविधान का चरित्र है, यह हमारी प्रस्तावना का एक नेचर है कि हम अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले को स्वयं लेते हैं। हम अपनी समस्याओं का निर्धारण स्वयं करते हैं, उन पर बैठक स्वयं करते हैं, उन पर निर्णय स्वयं लेते हैं। हम किसी के भी प्रभाव में आकर
के कोई निर्णय नहीं बदलते हैं और न लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप कश्मीर समस्या से जुड़े हुए दे सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चीन जैसे देशों ने मध्यस्थता ऑफर की, पर भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्वता एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसलिए हम उनके इन प्रस्तावों को नकारते हैं। इसी तरह से आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, भारतीय परमाणु अप्रसार संधि को भी देखेंगे। हमारी परमाणु की जो योजना थी कि शक्ति को हम एज ए डेटरेंट सोर्स ऑफ पावर यूज करते हैं। जब तक भारतीय लोगों ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था, हम काफ़ी दबाव महसूस करते थे। तो क्या होता है दोस्तों कि परमाणु नीति ने बहुत ही ज़्यादा उछल पुछल मचाया था, तब भी भारतीय न्यायविदों ने, भारतीय दूरदर्शी नेताओं ने इस पॉइंट्स को सहारा लेते हुए इस अपने स्टैंड पर फर्म रहा। उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम किसी का भी सुझाव सुन सकते हैं, उनसे अच्छी चीज़ों को मान सकते हैं, लेकिन निर्णय जो अंतिम स्वरूप में निर्णय लेने की बात है वो हमारा ही रहेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि, और मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा पॉइंट्स को, तो किस प्रकार हम MTR वगैरह सभी देखते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें फ्री ट्रेड में भी काफ़ी बार दिया जाता है कि आप लें। खैर हम आगे इस पॉइंट को लेते हैं। तो एक दूसरा आया समाजवादी। समाजवाद का सिद्धांत दोस्तों आप जानते होंगे, कार्ल मार्क्स ने दिया था, और समाजवाद मूलतः यूरोप में पनपा हुआ था और यह एक फ्रांसीसी और इंग्लिश भाषा का शब्द है, कम्युनिटी से आया था। तो हम देखते हैं सोशियोलॉजी से आया हुआ यह शब्द समाजवादी है। हालांकि भारतीय समाज में, भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ समता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, न कि यूरोप के सिद्धांत से। यूरोप में क्या हुआ था दोस्तों, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मतलब ऐसा एक थ्योरी प्रपोज किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, दास कैपिटल में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। उस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया था कि एक वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग, जिसके पास उत्पादन में, विनिमय में पूर्ण नियंत्रण नहीं था, वो चाहते थे कि समाजवाद सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय का अधिकार राज्य के पास हो, लोगों के पास हो, न कि एक व्यक्ति विशेष के पास हो। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि, अपने एक बहुत ही फेमस कोट सुना होगा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड लेट्स यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एंड टू गेन द होल वर्ल्ड। संसार के सभी मजदूरों एक हो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ो। तुम्हारे पास खोने के लिए केवल तुम्हारी गुलामी की बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार है। तो खैर उस प्रकार का समाजवाद भारत में नहीं है। भारत में गांधीवादी विचारधारा, जवाहरलाल नेहरू के विचारों के समायोजन से एक समाजवाद का सिद्धांत दिया गया, जो कि लोकहित के लिए था। अंतिम पग पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक एक लाभ समान रूप से वितरण हो सके, इस प्रकार के समाजवाद के साथ भारतीय न्यायविदों ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने उनको जोड़ा। तो समाजवाद से आप लिख सकते हैं कि यह लगभग समानता के सिद्धांत पर आधारित है, और भारतीय संविधान में कई मुख्य आर्टिकल्स जो है, अनुच्छेद हैं, उनमें भी समाजवादी सिद्धांत को दर्शाया गया है, समता के मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। हम उन्हें आगे चल कर देखेंगे। तो 2 पॉइंट्स अभी तक क्लियर हुए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। आप जैसा कि जानते हैं भारतीय संविधान का चरित्र लक्षण में पंथ निरपेक्षता तो है, लेकिन इसे एक्सप्लिसिटली क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, वास्तव में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। राष्ट्र की एकता पहले से थी, बस एक अखंडता जोड़ दिया गया था। तो भारतीय संविधान एक पंथ निरपेक्ष संविधान है। इससे तात्पर्य क्या है कि भारत सभी धर्मों का समान आदर करता है, सभी को समान रूप से प्रश्रय देता है, सभी को समान धर्म से पढ़ाता है। राज्य का कोई एक धर्म नहीं है दोस्तों, राज्य सभी धर्मों को समान रूप से प्रचारित और प्रसारित करने की स्वतंत्रता भी देता है, और यह अमेरिकी धर्म निरपेक्षता से बिल्कुल ही अंतर है। आप देखे होंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अपने माइंड में इस चीज़ को प्रोसेस कीजिएगा कि वह राष्ट्र जो कि एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ा है, और उन राष्ट्रों में कंपैरिजन कीजिएगा जिसने धर्मनिरपेक्षता की चरित्र को लेकर के आगे बढ़ा है, दोनों में कितना विकास में कितना जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। आप बेहतर ही अपने माइंड में उन देशों का नाम, उनकी स्टेबिलिटी को भी इवन आप एनालाइज कर पा रहे होंगे, किस प्रकार उनमें युद्ध चलते रहते हैं, आर्थिक स्थिति क्या है। खैर 3 शब्द जोड़े गए थे 1973 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। हालांकि ये पहले से भी थे मौजूद, लेकिन इनका लक्षण और दर्शन था। इन्हें क्यों जोड़ा गया है, यह यूपीएससी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पीसीएस में अक्सर पूछता है। मैं इसे आपको एक डिटेल क्वेश्चन के माध्यम से आगे लूंगा। तो हम अपने नीचे आते हैं। एक शब्द फिर है लोकतंत्रात्मक। आप बहुत ही फेमस परिचय होंगे एक कैपिटल से, अब्राहम लिंकन जी। उन्होंने कहा था लोकतंत्र वह है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता द्वारा शासित, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन ही लोकतंत्रात्मक शासन है। तो भारतीय संविधान में
प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द जो मौजूद है उसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर शासन की व्यवस्था जो होगी वो लोकतंत्रात्मक शासन होगी, जहाँ पर चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा और न कि यहाँ पर एक राजशाही होगी, तानाशाही होगी। तो भारत में की शासन को चलाने के लिए मुख्य रूप से हम देखते हैं कि एक लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन किया जाता है चुनाव के माध्यम से, एक निश्चित तय प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव होता है और उस चुनाव के बाद एक चुना जाता है। तो लोकतांत्रिक तंत्र का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में। तो शासन जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें आप इस चीज को समझिएगा कि शक्ति केवल एक व्यक्ति में तानाशाही के माध्यम से नहीं आ रही है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने निर्वाचित सदस्य को चुनती है और उसे एक फिक्स टर्म के लिए, जैसे 5 साल के लिए भारत में चुनाव होते हैं एमपी और विधानसभा के एमपी एमएलएज के, और उन्हीं में से प्रधानमंत्री मंत्री बनते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं। और ये सिद्धांत कहाँ से आ रहा है? ये सिद्धांत आ रहा है संप्रभुता के शक्ति से, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। जनता जिन्हें चुनकर भेजेगी, शासन चलाने का दायित्व उनका होगा। जैसे आप सरकार के बारे में जानते हैं, 3 पिलर्स होते हैं उसके, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव और तीसरा है जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसे हम आगे लेक्चर्स में समझेंगे कि शक्ति के सिद्धांत में 3 क्लियरली मेंशन सिद्धांत है। 5th पॉइंट पर आते हैं, गणराज्य। काफी महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। गणराज्य से तात्पर्य यह है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है, यह भी एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही आता है, भले ही वो प्रत्यक्ष चुनाव से आए, अप्रत्यक्ष चुनाव से हो। जैसे आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह एकल संक्रमणीय मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित चुनावी प्रणाली से आता है। मतलब जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट नहीं देती है। हालांकि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स का रेशियो, एक अनुपात के आधार पर वोटिंग्स होते हैं और उन्हीं आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, पूरी सिद्धांत और उनके से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में लाऊंगा। हम वहां उन चीजों को बेहतर समझेंगे। यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि गणतंत्र से अर्थ क्या है। गणतंत्र से अर्थ है दोस्तों कि राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा, वह एक निर्वाचन, फिक्स निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुना हुआ व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए होगा। तथा यहाँ पर राजतंत्र नहीं है दोस्तों, राजतंत्र नहीं है, तानाशाही नहीं है, राजा का पुत्र नहीं बनेगा, एक व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि हमने स्टार्ट किया था 3 भाग से। पहला भाग था शक्ति का स्रोत, भारत की जनता। दूसरा प्रस्तावना का स्वरूप, तो उसमें 5 पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसी प्रकार हम प्रस्तावना बनाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? आखिर क्या जरूरत पड़ी? किस प्रकार का संविधान का निर्माण करना चाह रहे थे? उस संविधान का परिचय ही तो है प्रस्तावना। तो उसमें भी इस 5 पॉइंट को लिखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे स्रोत, फिर आप स्वरूप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे उद्देश्य। तो इसमें भी 5 पॉइंट याद करेंगे दोस्तों: न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं बंधुता। तो बिल्कुल संक्षेप में मैं 2-5 मिनट में रैप आउट करूंगा। आप इसको समझेंगे कि भारतीय संविधान में न्याय जो दी गई है उसका परिचय प्रस्तावना में किस प्रकार मिलता है। तो मुख्य रूप से प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की उल्लेख किया गया है: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ध्यान देंगे दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय के उल्लेखित किया गया है। सामाजिक, मैं लिखता हूं, आपको भी इसको एक कॉपी में नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इन टॉपिक से लगातार सवाल बनते आ रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो भारतीय प्रस्तावना में के उद्देश्य में जो 3 प्रकार के न्याय दी गई हैं उनमें एक है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। यानी कि हमारा 3 ही है और चौथा नहीं। जैसे धार्मिक नहीं है दोस्तों, शक्ति नहीं है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि क्वेश्चंस बन जाते हैं, जनरली इसे निगेटिव सेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि इनमें से 4 में से कौन एक न्याय नहीं है। आपको प्रश्न में रहेगा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। तो धार्मिक नहीं है, आप गौर करेंगे, क्वेश्चन में आगे बताऊंगा इन चीजों को। तो उद्देश्य में न्याय हो गया। स्वतंत्रता की रचना की गई है। स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों, और जिस संविधान में व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, ऐसा कहा जाता है कि वह संविधान ही नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के लक्षण को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया गया है। और हम आने वाले लेक्चर्स में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, तो उनमें हम दी गए 5 प्रकार की स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, समता। समता समानता के संदर्भ में लेंगे दोस्तों, कि व्यक्तियों में धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्हीं सभी विचारों को संकलित करते हुए समता दिया गया है। फिर व्यक्ति की गरिमा काफी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। एक व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान में एक अलग से आर्टिकल दिखाया गया है दोस्तों, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1973 में अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। फिर हम आते हैं बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता से तात्पर्य है कि हम भारत के सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्म और मान्यताओं वाले लोग रहते हैं, तो वे आपस में सभी बिल्कुल भाईचारे के साथ रहते हैं और इसी भावना को बढ़ावा देते हैं। और इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से मिलती है। तो आई होप कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता पाया हूँ, और जाते जाते मैं आपको शॉर्ट में 2 से 3 बातें लिखा देता हूँ। तो अपनी कॉपी में आप आई होप बना लिए होंगे इस चीज़ को। मैं इसे अभी यहाँ से इरेज करता हूँ। और दोस्तों, आप बिल्कुल लेक्चर के साथ तन्मयता से जुड़े रहिए और कॉपी पर नोट्स जरूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि इसका आपको अभी नहीं, एग्जाम के समय तो लाभ बिल्कुल दिखेगा। जब आप रिवीजन करने वाले होंगे ना, उस समय
आप देखेंगे कि चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल प्रोसेस होंगी काफ़ी फास्ट तरीके से। तो हम आपको 2-3 चीज़ बताते जाता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो लाइन उसमें नीचे लिखा होता है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया था। प्रस्तावना को हम अंगीकृत किए। ये 2-3 शब्द मैं लिख लेता हूँ। अंगीकृत। आप प्रस्तावना को जब पढ़ते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाते हैं। तो आप याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान जो अंगीकृत किया गया था, उसके उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। और लागू कब किया गया था? 26 दिसंबर 1950 को। उस दिन क्या हुआ था दोस्तों? 26 दिसंबर 1950 को हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान को सुनिश्चित किए। यानी कि 26 दिसंबर 1950 के दिन भारतीय संविधान में संवैधानिक दस्तावेज के आधार पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम को रिप्लेस किया गया, जिससे भारत का शासन चल रहा था। और उसी दिन से जो कानून के रूप में संविधान आया, वह 26 जनवरी 1950 के दिन आया। यानी कि अब आम संविधान सभा जो हुई, उसका फल दिखने लगा। यानी संविधान बन चुका था, उसे लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, और उसी दिन से 1935 के भारत सरकार अधिनियम को हटाया गया। और पहला आम चुनाव 1951-52 में संविधान में दी गई अनुसूचियों के तौर पर हुआ। यानी कि जो प्रक्रियाएं दी गई थी, उन प्रक्रियाओं के तहत 26 जनवरी 1950 के बाद 1951-52 के बीच में प्रथम आम सभा चुनाव हुए, और यह 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक बना, और फिर आगे जाकर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने। उन्हें मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण लास्ट 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे दोस्तों, सबसे उचित होगा। पहुंच कीजिए। विचारकों ने समय समय पर प्रस्तावना पर अपनी टिप्पणियां दी थी। उनमें से एक थे N.A. पालकीवाला साहब जी, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे, और केशवानंद भारतीवाद में इनका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का परिचय पत्र है। दूसरे नंबर पर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन स्वप्नों का एक फल है, स्वरूप है। और उन्होंने कहा कि यह केवल मात्र विचार नहीं है, ये उन आदर्शों को दिखलाता है जो संविधान निर्माताओं ने दिया था। तीसरे हैं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। इस प्रकार एक व्यक्ति के कुंडली जब बच्चे के बनाई जाती है, तो यह बताया जाता है कि यह भविष्य में आगे चलकर के किस प्रकार का बिहेव करेगा। इसी प्रकार इन्होंने, कन्हैयालाल मुंशी जी ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। चौथे में आते हैं ठाकुर दास भार्गव जी। इन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इस प्रकार अनेकों लोगों ने समय समय पर अपने विचार प्रस्तावना संबंधी रखे। तो आशा करता हूं आज आपके ज्ञान में मैं थोड़ी सी वृद्धि कर पाया होगा। आगे आने वाले पॉलिटी के लेक्चर्स में आप बने रहेंगे। यह पहला लेक्चर था। करीब करीब 40 से 45 लेक्चर होंगे 200 से घंटे के ऊपर पॉलिटी में, जिसमें आपको यूपीएससी और सभी स्टेट्स पीसीएस एग्जाम्स प्लस एसएससी, रेलवे, जीडी, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराया जाएगा। आप नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, और आने वाले लेक्चर में हम आएंगे संविधान के ऊपर। फिर धीरे धीरे हम पूरी तरह से तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। आप अपने कमेंट्स के माध्यम पर हमें सुझाव, कोई प्रश्न पूछने होंगे, दे सकते हैं। तो आप हमारे चैनल एजू टू डीप लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक फिक्स समय 9 बजे रात के आसपास हम लोग लाइव होंगे, आपको बताया जाएगा आगे, उसमें जुड़ेंगे ताकि आप पॉलिटी पर अच्छा कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।